हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लगभग 4 वर्षों पश्चात शिखा को अपने सामने खड़ा देखकर पवन चौंक गया तथा बोला, अरे शिखा, तुम अचानक इतने वर्षों बाद हमारी याद कैसे आई? भैया, आप तो मुझे ही उलाहना देने लगे। क्या आपने भी इन वर्षों में हमारी सुध लेने की कोशिश की? मैं मजबूर था शिखा, तुम तो जानती ही हो, विवाह के पश्चात हम डैडी से आशीर्वाद लेने गए थे, पर उन्होंने हमें क्षमा करना तो दूर, हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। हम फिर होली पर यह सोचकर घर गए थे कि शायद इस पुनीत पर्व पर डैडी हमें क्षमा कर दें, किंतु इस समय में वही हुआ। जब जब फोन पर बातें करने की कोशिश की, मेरी आवाज सुनते हुए फोन काट देते थे। यही कारण था कि रोहन के जन्म की सूचना मैंने पत्र के द्वारा भेजी, पर उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ शिखा, मैं क्या करता? याद आने पर भी मिल न पाने की व्यवस्था थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, पवन ने मायूस स्वर में कहा। जानती हूँ भैया, वो तो मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में कह दिया था। मेरी कुछ दिन पूर्व ही विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति मिली हुई है, अतः लौटते समय सोचा कि आप सबसे मिलती चलूं। शिखा ने सहज स्वर में कहा। विश्वविद्यालय में? बधाई हो शिखा, विश्वविद्यालय तो हमारे घर के बहुत ही नजदीक है, तभी तो आपसे और भाभी से मिलने चली आई। यह तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। लेकिन क्या डैडी को पता है कि तुम मुझसे मिलने आई हो? नहीं, यदि पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा? वो तो 9 बजे से पहले घर आते ही नहीं है और मम्मी जी से आज्ञा ले ली है। अंदर आना। तुझे अचानक सामने देखकर प्रसन्नता के कारण मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नेहा, देखो तो कौन आया है। पवन ने शिखा को अंदर आने की अनुमति देते हुए बाहर से ही आवाज लगाई। दीदी आप? नेहा ने शिखा को देखकर चौंकते हुए कहा। बहुत ही प्यारा है हमारा रोहन। शिखा ने रोहन को नेहा की गोद से लेते हुए कहा, अंदर आइए, आप अपने भैया के साथ बातें कीजिए, तब तक मैं जलपान की व्यवस्था करके आती हूँ। नेहा ने दोनों को बातें करने का अवसर देते हुए कहा, भाभी, जलपान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भी हमारे साथ बैठिए ना। बहुत दिनों पश्चात हम मिल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आज पहली बार तो आप हमारे घर आई हैं, ऐसे ही कैसे आपको जाने दूंगी? आप अपने भाई साहब से बातें कीजिए, पल भर में ही चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। कहती हुई नेहा किचन में चली गई। भैया, आप कितने खुश नसीब हैं जो आपको नेहा जैसी पत्नी एवं रोहन जैसा सुंदर सलोना पुत्र मिला। वो सब तो ठीक है, पर तुम लोगों से अलग होकर लगता है जैसे मेरे शरीर का कोई अंग मुझसे कटकर अलग हो गया है। जब जब सोचता हूँ तब तब अपराध बोध से ग्रसित हो उठता हूँ। खैर, अब तू सुना, तू कैसी है? माँ डैडी कैसे हैं? मैं क्या सुनाऊं भैया, सुनाने के लिए है ही क्या? शिखा रोहन के साथ खेलते खेलते बोली। शिखा, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, शिखा ने रोहन के साथ खेलते हुए कहा। पवन कुछ कह पाता कि चाय आ गई और इधर उधर की बातें होने लगी। अचानक शिखा उठ खड़ी हुई तथा कहा, 5 बज रहे हैं भैया, अब इजाजत दीजिए। लेकिन एक वचन देती जा शिखा, मैं तो घर आ नहीं सकता, अतः तुम ही प्रत्येक दिन चाहे 5 मिनट के लिए ही सही आ जाया करो, शायद इसी से मेरे मन को शांति मिल सके। कोशिश करूंगी। दीदी, ये हमारी ओर से तुच्छ भेंट। नेहा ने शिखा के हाथ में एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, भाभी, ये क्या है? अपनी प्यारी ननद रानी को आपके भैया भाभी की ओर से एक तुच्छ भेंट। मुझे विश्वास है आपको पसंद आएगी, लेकिन भाभी, इसकी क्या आवश्यकता है? आप ऐसे ही भेंट देती रही तो मेरा आना मुश्किल हो जाएगा। रख लो शिखा, तुम्हारी भाभी इतनी दिलदार नहीं कि रोज तुम्हें भेंट देती रहे। पवन ने नेहा को चिढ़ाते हुए कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? काश इतना प्यार हर ननद को अपनी भाभी से मिले तो शायद कोई समस्या ही ना रहे। आज इसे तो रख लेती हूँ, पर आगे से और नहीं, अब चलती हूँ। शिखा ने भेंट स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, कल फिर आना, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। पवन और नेहा ने उससे कहा। शिखा के जाने के पश्चात पवन के सामने अतीत चलचित्र की भांति मंडराने लगा। कितनी खुश मिजाज थी शिखा। स्कूल कॉलेज की हर वाद विवाद और नाट्य प्रतियोगिता में भाग लेना उसका शौक था। विषय वस्तु तैयार कर जब तक उसे दिखा नहीं लेती थी
तब तक उसे फाइनल नहीं करती थी। बहुत भरोसा था उसे उस पर जीवन में आई एक आंधी ने उन्हें अलग अलग कर दिया। बात उन दिनों की है जब डैडी ने उससे पूछे बिना उसके विवाह के लिए लड़की देखना प्रारंभ कर दी। यहाँ तक कि एक जगह लेन देन की सारी बातें पूरी हो गई थी, सिर्फ लड़की देखने की औपचारिकता पूरी करनी थी। शिखा से पता चला कि उसकी कीमत लगाई जा रही है तो वो अपनी बोली लगाना सह नहीं पाया था। उसने प्रतिरोध किया था, तब उसका साथ शिखा ने दिया था। यही बात डैडी से सहन नहीं हुई, उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। नेहा उसके जीवन में वर्षों से थी, वो उसकी सहपाठी थी, वो उसे जीवन संगिनी भी बनाना चाहता था। उससे विवाह की अनुमति के लिए वो उपयुक्त समय की तलाश में था कि उससे पूर्व ही यह घटना घट गई। डैडी को उसका नेहा से संबंध बनाना पसंद नहीं था। उन्होंने उसे घर से बेदखल होने का फरमान सुना दिया। वो भी स्वाभिमानी पिता का स्वाभिमानी बेटा था। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के नेहा से विवाह की घोषणा कर वो घर से निकल आया था। नेहा के माता पिता को इस संबंध से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वे दोनों न केवल एक दूसरे को चाहते थे वरन उनका कार्यक्षेत्र भी एक था। सच तो यह था उनकी डॉक्टर बेटी को डॉक्टर पवन से अच्छा वर मिल ही नहीं सकता था, किंतु नेहा के घर वालों को भी इस तरह बेटी का विवाह करना पसंद नहीं था। वे विवाह का पैगाम लेकर पवन के घर गए, लेकिन उन्हें भी डैडी के हाथों अपमानित होना ही पड़ा। आखिर बेटी की इच्छा का आदर कर एक सादे समारोह में उन्हें विवाह बंधन में बांध दिया। डैडी उसके बार बार आग्रह पर भी उन्हें आशीर्वाद देने नहीं आए। नेहा को उसका अपने माता पिता के प्रति कठोर रवैया पसंद नहीं आया। यही कारण था कि विवाह के पश्चात नेहा ने उससे कहा, डैडी भले ही नाराज हो, किंतु यदि आप और मैं इस समय जाकर उनसे आशीर्वाद मांगेंगे तो वो अवश्य अपना क्रोध भूलकर हमें अपना लेंगे। नेहा, तुम डैडी का स्वभाव नहीं जानती। वे ऊपर से जितने नम्र दिल हैं, अंदर से उतने ही कठोर भी हैं। मैंने उनकी न केवल अवहेलना की है वरन उनके संस्कारों पर भी प्रहार किया है। वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुमने देखा ना वो स्वयं आए और ना ही माँ और शिखा को आने दिया। अब अगर हम जाएंगे तो वे अपना सारा क्रोध त्याग कर हमें क्षमा प्रदान कर आशीर्वाद अवश्य देंगे। ठीक है, चलो। वे दोनों घर गए। माँ बाहर बरामदे में बैठी मिल गई। दोनों ने उनके पैर छूकर कहा, माँ हमें क्षमा कर दीजिए। माँ के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया तथा अपने हाथ से अंगूठी निकालकर नेहा को पहनाते हुए बोली, ये तेरी मुंह दिखाई है बेटी, क्या क्या अरमान देखे थे इन आंखों ने, सब अंधेरी रात की कालिमा में छिप गए। सुबह का सूरज तुम्हारा अपना हो, बस यही प्रार्थना है। इतने में ही शिखा आ गई। ओह पवन से गले लग गई तथा रोते हुए बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं ही दोषी हूँ। नहीं शिखा, ऐसी क्यों सोचती है? तूने तो मेरी आंखों के सामने छाए कोहरे को दूर किया है। अभी वे बाहर ही खड़े थे कि डैडी आ गए तथा उसे देखकर क्रोध से बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसकी आज्ञा से आया है? डैडी हमें क्षमा कर अपना आशीर्वाद दीजिए। कहकर वे दोनों उनके पैरों की ओर झुके। नहीं कहते हुए वे पीछे हटे तथा बोले, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, तथा फिर कभी मेरे घर कदम रखने का साहस नहीं करना। डैडी, पवन ने कहना चाहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अपनी मर्जी से विवाह करके तुमने स्वयं इस घर के दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए हैं। पवन ने माँ की ओर देखा। वो विवश नेत्रों से डैडी की ओर देख रही थी, पर उनके विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस उनमें नहीं था। उन दोनों को वहीं खड़े देखकर उनका क्रोध भरा स्वर गूंजा, शिखा तुम घर के अंदर जाओ, और पवन की माँ तुम भी। दोनों अच्छी तरह से सुन और समझ लो कि अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। पवन माँ, डैडी एवं शिखा को अंदर जाते देखता रहा जब तक कि वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। चलो हम भी घर चलें। पवन गहरी सांस लेकर नेहा से बोला, आप क्या सोच रहे हैं? नेहा ने उसके पास बैठते हुए कहा। नेहा अतीत से वर्तमान में आते हुए कहा, हाँ जी। शिखा बहुत ही उदास, कमजोर और निराश लग रही है। सदैव चहकने वाली इस लड़की को पता नहीं कौन सा घून खा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मुझे बताएगी भी या नहीं। तुम ही उसके दिल की थाह लेने का प्रयत्न करना। मुझे तो उसे देखते ही लगा था कि वह परेशान है, इसलिए तो मैंने आप दोनों को अकेले छोड़ा था कि शायद वह आपसे अपने मन की व्यथा कह सके। ठीक है, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगी। दूसरे दिन शिखा पवन के घर आई।
पवन को ना पाकर पूछा, भाभी भैया कहाँ है? कोई इमरजेंसी केस आ गया है, अतः इन्हें जाना पड़ा। थोड़ी देर में आते ही होंगे। चलिए अंदर बैठकर बातें करते हैं। बेडरूम में बैठकर शिखा नेहा के हाथ की पेंटिंग, कढ़ी हुई चादरें, गिलाफ इत्यादि देख रही थी। कमरे का कोना कोना उसकी सुरुचि का परिचय दे रहा था। शिखा सोच रही थी, आखिर क्या कमी है भाभी में? डॉक्टर होने के बावजूद घर परिवार के लिए इतनी समर्पित क्यों नहीं डैडी इन्हें अपनाकर हम सबको सहज जीवन व्यतीत करने देते? शिखा दीदी हूँ। अचानक जैसे नींद से जाकर शिखा बोली, शिखा दी आप क्यों इतनी गुमसुम रहती हैं? लगता है जैसे आप किसी सोच में डूबी हैं। ऐसा क्या है जो आपको इतना चिंतित एवं व्यग्र रखता है? नेहा ने शिखा के हाथों में गर्मा गर्म समोसे की प्लेट पकड़ाते हुए पूछा, भाभी आप भी क्या बात लेकर बैठ गई? कितने अच्छे समोसे हैं, क्या आपने बनाए हैं? आप भी लीजिए ना। मैं भी लेती हूँ, पर आप प्रारंभ कीजिए। आपके भैया आपके लिए यह कहकर लेकर आए हैं कि शिखा को समोसे बहुत पसंद है। भैया को आज भी मेरी पसंद याद है। शिखा के अंदर कुछ कुलबुलाने लगा। उन्हें आपकी बहुत चिंता है। हम चाहते हैं कि आपकी खोई मुस्कुराहट वापस आ जाए, पर इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने मन की व्यथा हमें बताएं। नेहा ने बात का सूत्र पुनः पकड़ते हुए कहा, भाभी भला मुझे क्या दुख होगा जब इतने प्यारे भाभी भैया रोहन मेरे साथ हैं। शिखा ने सोते हुए रोहन को सहलाते हुए कहा, नहीं आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। कहते हैं किसी से अपने दिल का हाल कह देने से दिल हल्का हो जाता है, जीना सहज हो जाता है। भाभी के रिश्ते से ना सही, हम उम्र सहेली समझकर ही दिल का हाल कह दीजिए। कैसे बताऊं? कहते हुए शिखा की आंखें डबडबाई। भाभी ही हूँ, कोई गैर तो नहीं, और फिर बड़े से बड़ा दुख बांट लेने से हल्का हो जाता है। भाभी मैं नितांत अकेली एकाकी पड़ गई हूँ, लेकिन इसका कारण क्या है? डैडी ने मेरे लिए कई रिश्ते देखे, पर मैंने ही बिना दहेज के विवाह करने की ठान ली थी, जिसके कारण कई जगह बनी बनाई बात बिगड़ गई। पहले मेरा मना करना डैडी माँ को बुरा नहीं लगता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस स्थिति के लिए वे मुझे ही दोषी ठहराने लगे हैं। भाभी मैं नितांत अकेली पड़ती जा रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगा है कि प्रगतिवादी या प्रगतिशील होने का दंड स्त्री को ही भुगतना पड़ता है। मेरे आदर्श, मेरे विचार सब खोखले पड़ते जा रहे हैं। ये ठीक है मैं स्वतंत्र और स्वावलंबी हूँ, पर ये बात बार बार दिल को कचोटती रहती है कि जिन जिन लड़कों को मैंने ठुकराया था उनका विवाह तो हो गया, पर मेरे ऊपर ही दंभी बिगड़ैल होने का ठप्पा लग गया है। यहाँ तक कि अब जहाँ बात चलती है मेरे कारनामे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है। रिश्ते नातेदारों अड़ोसी पड़ोसियों की छोड़िए, पर जब मेरे माता पिता भी मुझे ही दोषी ठहराने लगे तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं एक ऐसे युवक से विवाह करना चाहती हूँ जो दहेज ना लेकर सिर्फ मुझे स्वीकारे। भैया के विवाह के बाद डैडी की टूटन को मेरी जिद ने और बढ़ा दिया है। उन्हें ना जाने क्या हो गया है, वो पलायनवादी होते जा रहे हैं। उन्हें घर से कोई मतलब नहीं रहा है। गम को बोतल से भुलाने के प्रयास में अच्छा खासा चलता बिजनेस भी समाप्त होने की कगार पर है, और मम्मी वो तो अर्ध विक्षिप्त सी हो चली है। शिखा की बातें सुनकर नेहा गंभीर हो गई। दहेज आज की कटु सच्चाई बन चुका है। ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी जितनी दवा की वो उतना ही बढ़ता गया। आश्चर्य तो उसे तब होता है जब बेटी के विवाह में दहेज का विरोध करने वाले बेटे के विवाह में बेटे की मुंह मांगी कीमत वसूलने से नहीं चूकते। वास्तव में लड़का कहीं अच्छी नौकरी पर लगा नहीं कि बेटे वालों की लॉटरी ही निकल गई। ना जाने कब इस मानसिकता का अंत होगा। सच किस्मत वालों को ही अच्छा घर वर मिलता है, वरना पूरी जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगती। नेहा ने सब कुछ पवन को बताया तो वह बोला, ओह सचमुच यह तो गंभीर समस्या है जिसने सबको अपने अपने दायरे में कैद कर लिया है। मेरे ही कारण आप सब पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। काश मैं आपसे नहीं मिली होती। नेहा ने व्यथित स्वर में कहा, तुम व्यर्थ ही स्वयं को कोस रही हो। हमने कोई गलत कार्य नहीं किया। हाँ, जिनको कष्ट पहुंचा है उसके निवारण का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। देखते हैं हम क्या कर पाते हैं, पर शिखा को यहाँ कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। शिखा सिर्फ आपकी ही बहन नहीं, मेरी भी बहन के समान है। दोनों के प्रयत्नों का ही फल था कि शिखा के चेहरे पर फिर पहले जैसी मुस्कुराहट आने लगी थी, पर मम्मी पापा के लिए कुछ न कर पाने के कारण वे कहीं न कहीं मन में दुखी भी थे। शिखा एक दिन बाहर से ही रोहन रोहन कहते हुए आई।
किंतु ड्राइंग रूम में किसी को बैठा देखकर ठिठक गई। आओ शिखा, इनसे मिलो, यह मेरे मित्र डॉक्टर विनय हैं, और विनय यह मेरी छोटी बहन शिखा, मनोविज्ञान की शिक्षिका। पवन ने उसका परिचय करवाते हुए कहा, बाप रे, तब तो ये सबके मन की बात जान लेती होगी। विनय ने हाथ जोड़ते हुए किंचित मुस्कुराहट के साथ कहा। शिखा के हाथ भी नमस्कार की मुद्रा में जुड़े, किंतु विनय का कहा वाक्य सुनकर वो शर्मा गई और अंदर जाने लगी। शिखा, तुम्हारी भाभी तो रोहन को लेकर अपनी बीमार माँ को देखने गई है। परेशानी ना हो तो जरा चाय बनाकर ले आना। परेशानी कैसी? अभी लाई भैया। चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े पाकर विनय की खुशी का ठिकाना ना रहा। वाह भाई वाह, ऐसे टेस्टी पकोड़े बहुत दिन बाद खाने को मिल रहे हैं। इसके बाद जब भी शिखा आती, विनय वहां बैठा मिल जाता। दुनिया भर की बातें होती, कभी राजनीति पर तो कभी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, तस्करी पर, और कभी चारों ताश खेलने बैठ जाते। समय गुजरता जा रहा था और साथ में शिखा में भी परिवर्तन आने लगा। सदा उदास रहने वाली शिखा के चेहरे से उदासी का आवरण हटता देख पवन और नेहा स्वयं को सहज महसूस करने लगे। शिखा, विनय तुम्हें कैसा लगता है? एक दिन अचानक पवन शिखा से पूछ बैठा। ठीक है, शिखा ने उत्तर दिया। शिखा, मैं उससे तुम्हारे विवाह की बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? विवाह? शिखा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, अतः बोल उठी, लेकिन क्या डैडी स्वीकार करेंगे? अगर तुम तैयार हो तो डैडी को मैं समझा लूंगा। पवन ने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहा। भैया, शिखा की आंखों में अनायास ही आंसू झिलमिलाने लगे। दीदी, कुछ आंसुओं को विदाई वाले दिन के लिए भी बचा लेना। उसके आंसुओं को देखकर नेहा ने कहा। पवन ने बिना किसी भूमिका के सारी बातें डैडी के सामने रख दी। सुनकर वे बौखला उठे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझसे पूछे बिना ही मेरी बेटी का विवाह तय कर दिया? क्या मैं मर गया हूँ जो उसका विवाह नहीं कर पाता? डैडी शांत हो जाइए, आप अपनी स्थिति से स्वयं परिचित हैं। शिखा आपकी पुत्री है तो मेरी भी बहन है। झूठे आत्मसम्मान को छोड़कर सच्चाई स्वीकार कीजिए। विनय एक अच्छा लड़का नहीं, एक कुशल डॉक्टर भी है। शिखा के सर्वथा योग्य है। इससे भी अधिक वो शिखा को पसंद है। वो शिखा को सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में अपनाने को तैयार है। शिखा के दामन में कुछ खुशियां आ रही हैं तो आने दीजिए, उसमें बाधा मत डालिए। डैडी, मैं आज अपने लिए नहीं, शिखा के लिए उसके भविष्य की भीख मांग रहा हूँ। हम दोनों ही आपके अंग हैं और आपके बिना अधूरे हैं, अतः आप और मम्मी अवश्य शिखा को आशीर्वाद देने आइएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा। माँ ने इस विवाह की स्वीकृति दे दी, पर डैडी चुप हो गए। उनके मौन को उनकी स्वीकृत मान पवन ने तैयारी प्रारंभ कर दी। शिखा के चेहरे पर छाई उदासी उसे विचलित कर रही थी, पर वो करता भी तो क्या करता। माता पिता के आशीर्वाद या इजाजत के बिना कोई भी संतान विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन यदि माता पिता ही संतान की इच्छा या भावनाओं को न समझ पाए तो वो क्या करे? क्या अपनी इच्छा का गला घोटकर सूली पर चढ़ जाए या मनमानी कर उनका अपमान करे? दोनों ही स्थितियां दुखदायी होती हैं। वो स्वयं भुक्तभोगी था, इसलिए वो चाहता था कि शिखा के विवाह में वे अवश्य आए। कार्ड भी उसने उनकी तरफ से ही बंटवाए थे। विवाह का दिन भी आ गया, पर उनकी तरफ से कोई आश्वासन ना पाकर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। शिखा की मना स्थिति देखकर नेहा ने एक बार फिर डैडी के पास जाकर उन्हें मनाने और उन्हें लेकर आने की सलाह दी। वो जा ही रहा था कि डैडी और मम्मी आते दिखाई दिए। उनकी उपस्थिति मात्र ने पूरे माहौल में खुशियां बिखरा दी। शिखा के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। शिखा की विदाई के बाद वो पवन से बोले, मुझे तुम जैसे बेटे पर गर्व है। मेरे जैसे लोग ही झूठे आडंबरों, परंपराओं की आड़ लेकर अपने आदर्शों और आत्मा को कुचल डालते हैं। काश पहले ही मेरी आंखें खुल जाती तो तुम सबको इतनी व्यथा ना झेलनी पड़ती। वे अतीत में झांकते हुए वो बोले, डैडी अब अपने पोते को संभालिए, बहुत शरारती हो गया है। कहते हुए पवन और नेहा उनके कदमों में झुक गए। रोहन की चपलता और चंचलता देखकर माँ डैडी को लग रहा था कि इतने दिन वो कैसे उससे दूर रहे। पवन से नवासे के होने की सूचना मिलने पर भी वो निर्विकार कैसे बने रहे। माँ को तो मानो उनका खोया खजाना मिल गया था। लग ही नहीं रहा था कि वो इतने दिनों से बीमार है या अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। सच, इंसान का अहम जिंदा इंसानों को मुर्दा बना देता है। छोटी सी बात एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ देती है। आज उनको इस बात का एहसास हो गया था
यही कारण था कि रोहन को गोद में लेने के लिए वे दोनों बच्चों की तरह लालायित थे। लगता है एक दूसरा रोहन लाने की तैयारी करनी पड़ेगी, कहते हुए पवन ने शरारत से नेहा की ओर देखा। उसका आशय समझकर नेहा शर्मा गई। मम्मी डैडी को रोहन के साथ खेलते देखकर नेहा को लग रहा था कि ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि लोग रिश्तों के माधुर्य के मर्म को समझ नहीं पाते। सब कुछ होते हुए भी वे अपने अहम के साये में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद इतने दिनों के एकाकी जीवन के कारण ही माँ डैडी जीवन के इस शाश्वत सच्चाई का एहसास कर पाए। तभी तो विवाह के वर्षों बाद ससुराल के सुख के साथ अनमोल रिश्तों की सुगंध ने उसके तन मन में नई चेतना भर दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।